बुद्ध की धरती और बुद्ध को नमन करते हुए, हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए, उनकी प्रेरणा के साथ में मैं अपने माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैं वामन मेश्राम साहब का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया और मंच के कारण ही मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का भी जन्म जयंती है। 197 साल हो चुके हैं हमारे बीच में, 197 साल हो चुके हैं। हम लोग अगर मान ले तो मुझे अपने पिताजी का नाम याद होगा, हमारे पिताजी के पिताजी का नाम याद होता है, लेकिन उसके बाद हमारे परदादा कौन थे, परदादा के भी परदादा कौन थे, वो हमको अभी भी किसी को याद नहीं है। लेकिन हमारा पुरखा अगर कोई है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा बुद्ध थे, जिनके कारण ही आज उनकी ही विचारधारा को लेकर हम आज चल रहे हैं। उनको हम प्रणाम करते हैं। चलो गांव की ओर कि ये जो मुहिम मेश्राम साहब ने चलाई हुई है, वो जो मुहिम है वो बाबा साहब आम्बेडकर से उन्होंने सीखा हुआ है। बाबा साहब आम्बेडकर जब भीमा कोरे गांव जाते थे तो भीमा कोरे गांव के स्तंभ के सामने बाबा साहब आम्बेडकर 500 महारों को, अनपढ़ों को, गंवारों को सैल्यूट करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर उन 500 अनपढ़ गंवारों को सैल्यूट करते थे। क्यों करते थे? कि उनको मालूम था, उन 500 अनपढ़ों को मालूम था कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है। और उन्होंने 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को धूल में मिला दिया था, धूल में मिला दिया था 500 लोगों ने। इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर उन अनपढ़ों को सैल्यूट करते थे। वही बाबा साहब आम्बेडकर 1856 में आगरा के रामलीला मैदान में जाकर पढ़े लिखे लोगों को कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोगों को बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते थे? कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अनपढ़ों को सैल्यूट करते थे। उन्हीं से सीखकर मान्यवर काशीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को जागरूक किया और पढ़े लिखे नौकरी करने वालों का एक संगठन बनाया जिसका नाम है बामसेप, और बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज वामन मेश्राम साहब है। और उन्हीं की विचारधारा लेकर मान्यवर वामन मेश्राम साहब चल रहे हैं। काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। जिसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति सफल नहीं होती। उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया, बहुजन समाज पार्टी बनाया और वामन मेश्राम साहब ने उन्हीं की विचारधारा को लेकर चले। मेश्राम साहब ने 48 ईयर तक सामाजिक संगठन बनाया और सामाजिक संगठन बनाकर आज मेश्राम साहब के नेतृत्व में और परवेंद्र प्रताप के नेतृत्व में बहुजन मुक्ति पार्टी आप लोगों के सामने आई हुई है। हमारी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का अभी मौका है। आप लोगों को अपने घरों से निकलना होगा। घरों से निकलोगे तब जाकर ये राजनीतिक जड़ें मजबूत होगी। मेश्राम साहब ने संगठन बनाया, संगठन बनाने के बाद जन निर्माण किया। जन निर्माण किया तो इतने सारे लोग आ गए। मेश्राम साहब ने जब जन निर्माण किया तो जन निर्माण के साथ में जन आंदोलन किया और जन आंदोलन के कारण 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर के बड़ा आंदोलन किया और बड़े आंदोलन महामोर्चा जब निकाला तो वहां पर बैठा हुआ मोहन भागवत को नागपुर छोड़कर भागना पड़ा था अयोध्या में। ये मेश्राम साहब ने आंदोलन किया, उनके नेतृत्व में हम सभी लोग थे। दूसरा आंदोलन 31 जनवरी चुनाव आयोग
आयोग का जब महामोर्चा लेकर चुनाव आयोग का घेराव किया, आप सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। लाखों लोगों का मोर्चा लेकर हम लोग जब जंतर मंतर पर पहुंचे, तब नरेंद्र मोदी की सरकार को भी डरना पड़ा था, डरना पड़ा। और मेश्राम साहब ने कहा कि हम लोग आपको अल्टीमेट देते हैं, अगर आप लोगों ने ये ईवीएम से बनाई हुई सरकार, अगर ये ईवीएम का खेल जो आप लोग खेल रहे हो अगर बंद नहीं करोगे, तो मैं 10 दिन के बाद आप लोगों के सामने ईवीएम फोड़ने का बात रखूंगा। अभी तक चुनाव आयोग ने कोई भी हमको अभी तक कहा नहीं कि हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मेश्राम साहब ने कहा है अभी भी मैं उनकी राह देखने के लिए बोल रहा हूं कि आपको अभी भी मैं समय दे रहा हूं। मेश्राम साहब ने समय दिया हुआ है, 19 तारीख को पहला चरण है, 3 दिन पहले मेश्राम साहब आह्वान करेंगे, उस आह्वान का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जन निर्माण हो गया, जन आंदोलन हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ है व्यवस्था परिवर्तन करने का काम। और जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी, तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर का एक सपना था शासन करती जमात बनने का, तो अब शासन करती जमात बनने से हमको कोई भी रोक नहीं सकता। अब हम लोगों को सिर्फ घर से निकलकर बूथ तैयार करना होगा। बूथ जब तक तैयार नहीं होगा तब तक यूथ तैयार नहीं होगा। आपको बूथ और यूथ तैयार करना होगा। आप लोगों को घर से निकलना होगा। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते, चलो गांव की ओर। मैं जब गांव में जाती हूँ, एक गांव में मैं बिहार में गई थी, अमित आम्बेडकर जी मेरे साथ में थे। मेश्राम साहब 10:30 बज रहे थे रात के। जब हम बिहार के अंदर रात के 10:30 बजे गांव में गए, तो गांव के लोग बोलने लगे, मैडम इतने बजे आप लोग समाज को हमको जगाने का काम कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ, हम लोग आपको जगाने के लिए आए हैं, हम लोग सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। जब हम लोगों ने उनके पास जब विचार रखे, तो जब उन्होंने हमको खाना खिलाया और हम लोगों ने कहा हम तो आपका आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पास बिरला टाटा का कोई भी आंदोलन करने का हमको सवाल ही नहीं आता, उनके पास हम कभी जाएंगे भी नहीं, हम तो आपके पास आए, आपको ही हमको देना होगा क्योंकि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम इतना कहकर वहां से उठे, हमारी गाड़ी के अंदर गांव के लोगों ने, किसी ने चावल लाया, किसी ने आटा लाया, किसी ने कुछ लाया, हमारे बैठने की जगह तक गाड़ी में नहीं रही सर। हम लोगों ने कहा इतना सारा हम लेके कैसे जाएंगे, हमको आगे भी मुसाफरी करनी है, हमको आगे भी लोगों को जागरूक करने के लिए। मतलब वो लोग कहते हैं हमारे तक आप लोग आइए, सिर्फ लोग आप आइए हमारे तक, वो लोग आपको देने के लिए तैयार है। आप लोग लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकलते हो, और जब घर से बाहर ही नहीं निकलते हो और कहते क्या हो, हमें दिल्ली जाना है। अरे पहले बूथ तक तो जाओ, पहले बूथ तक तो जाओ, बूथ तो निर्माण करो, बूथ की कमेटी बनाओ। अगर जिस दिन तुम्हारा बूथ तैयार होगा, तुम्हें राजा बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आपको ये करना होगा, आपको ही करना है, नहीं तो कोई करने वाला आने वाला नहीं है। अभी ज्योतिबा फूले वापस आने वाले नहीं है, बाबा साहब आम्बेडकर वापस आने वाले नहीं है, माता सावित्रीबाई फूले वापस आने वाली नहीं है, मान्यवर काशीराम वापस आने वाले नहीं है। अभी अगर कोई कर सकता है तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब ही कर सकते हैं। जीते जी हमको साथ और सहयोग देना होगा। हम लोग, हमारे महापुरुष जब जीते होते हैं ना, तब हम उनकी कदर नहीं करते, उनके बाद, उनके मरने के बाद उनकी स्तुति करते रहते हैं। हमको क्या करना होगा, हम जीते जी तो हम महापुरुषों की क्या करते हैं, माला डालते हैं। हम मरने के बाद मूर्तियों पे क्या करते हैं, माला डाल देते हैं, लेकिन उनके विचारों पर हम लोग ताला लगा देते हैं। हमको उनके विचारों पे ताला नहीं लगाना है, हमको उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए योगदान करना होगा। भाइयों तथा बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप जिसको वोट देते हो, आज तक जिसको भी आप लोगों ने वोट दिया, वो तुम्हारा वोट लेकर, जो आदमी तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीता है, क्या वो संसद में जाकर तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, वोट और बेटी सुरक्षित हाथों में दीजिए। वोट और बेटी सुरक्षित, बेटी की शादी करते हो तो सुरक्षित व्यक्ति देखते हो ना, पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति ढूंढते हो कि नहीं?
सरकारी नौकरी करने वाला होना चाहिए बेटी। अभी तक कब्रिस्तान पहुंची नहीं है। वो अर्थी ईवीएम की जो अर्थी निकाली थी, सब यात्रा निकाली थी, वो अर्थी अभी तक कब्रिस्तान नहीं पहुंची है। लेकिन इस 24 के लोकसभा के अंदर अगर चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं मानी, मेश्राम साहब की बात नहीं मानी, तो हम लोग मेश्राम साहब के जैसा ही आह्वान करेंगे, उस ईवीएम की अर्थी को कब्रिस्तान में दफन करने का काम हम लोग की करेंगे। आप लोग 20 रुपए का चावल और 200 रुपए की मुफ्त की साड़ी पहनती हो। आप लोगों के घर के पास आएंगे, मुफ्त की साड़ी देंगे, 20 रुपए का आपको राशन देंगे, 5 किलो मुफ्त का राशन देते हैं। आप लोग मुफ्त का राशन खाते हो ना? खाते हैं। और उसके साथ में नमक भी आपको देते हैं, है ना? तो नमक भी आप लोग खाते हो। मोदी क्या कहता है, योगी क्या कहता है कि ये लोगों को 5 किलो मुफ्त का अनाज देकर उनके मुंह बंद कर दीजिए। क्यों? नमक क्यों देते हैं मालूम है? कहीं ये लोग नमक हरामी नहीं करेंगे। हमारे लोग क्या बहुत भोले लोग हैं, उनको मालूम है जिसका नमक खाएंगे उसके साथ धोखा नहीं करना है। लेकिन इन्होंने हमारे साथ में बहुत धोखा किया है। ये जो पार्टियां हैं 5 किलो अनाज लेकर हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये जो नरेंद्र मोदी जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रचार मंत्री है। अभी देखिए पूरे भारत में घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार कराओ। प्रचार मंत्री क्या कहता है, इनको मुफ्त का अनाज खिलाओ, ये चुप हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मुफ्त का अनाज खाकर खा लीजिए, अगर आपको मिल रहा है तो खा लीजिए, लेकिन धोखेबाज के साथ में धोखाबाजी करना गलत बात नहीं है। इस बार आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट दीजिएगा, खटिए पे वोट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में भी गांव के अंदर हमारे जो लोग हैं उनको खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं, खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं है, मूछ रखने का अधिकार नहीं है, घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार नहीं है। परसों डॉक्टर शेखावत है, जो राज शेखावत, जो हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थक उम्मीदवार है, जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जा रहे थे, उनकी पूरे राजपूतों के लिए वो वहाँ का बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, उसने अभद्र टिप्पणी की थी। उसके कारण वो वहाँ पर जब गए तो ब्राह्मणों ने, पुलिसों ने उनको धक्का मार के उनकी पगड़ी गिरा दिया, ये कहकर कि आप लोगों को पगड़ी सर पे रखने का अधिकार नहीं। सोचिए, तो राजपूतों के साथ में भी अन्याय हो रहा है, आपके साथ में भी अन्याय हो रहा है। इस अन्याय का बदला लेने का अभी समय है। आप लोगों को, बहुजन मुक्ति पार्टी को, आपको बहुमत से जिताना होगा, बहुमत से जिताना होगा। तब जब समस्या हमारी है तो समाधान कौन करेगा? समस्या हमारी है तो समाधान कौन करेगा? समस्या हमारी है, समाधान भी हम ही करेंगे। भाइयों, बहुजन मुक्ति पार्टी जिस दिन यहाँ आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, तो फ्री चिकित्सा होगा, फ्री शिक्षा होगा, फ्री में आप लोगों को और कुछ भी नहीं मिलेगा। फ्री शिक्षा मिल जाएगी, फ्री चिकित्सा मिल जाएगी। अगर दूसरा कुछ फ्री देंगे तो आप लोग अपाहिज हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग आपको अपाहिज नहीं करना चाहते, मान सम्मान और स्वाभिमानी बनाएंगे, रोजगार देंगे, और रोजगार देकर हम लोग आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाएंगे। साथियों, आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज की ईवीएम जो है वो आधुनिक मनुस्मृति है। जो गांधी ने पूना पैक्ट लागू किया था ना, वो ईवीएम के जरिए लागू हो चुका है। जैसे कि पूना पैक्ट से हम लोग जिसको चुनना चाहते थे वो चुनकर नहीं आते थे, और जिसको नहीं चुनना चाहते थे वो चुनकर आते थे। वैसे ही ईवीएम में भी ऐसा ही होता है, जिसको वोट डालते हैं वो चुनकर नहीं आता, और जिसको वोट नहीं देते हैं वो चुनकर आता है। तो इस बार आप लोगों को ऐसे पूना पैक्ट के दलाल और भड़वों को आपको चुनकर लाना नहीं है। आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी को प्रचार प्रसार करोगे, जिसका होगा राजा वो प्रजा होगी ताजा समृद्ध। आप लोगों को एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ज्योतिबा फुले का जन्म जयंती है, तो ज्योतिबा फुले कहते थे, ज्योतिबा फुले क्या कहते थे कि जब तक अंग्रेज इस देश में है, जब तक
अंग्रेज भारत के अंदर है तब तक शूद्र और अति शूद्र को मौका है। जब तक भारत के अंदर अंग्रेज है तब तक शूद्र और अति शूद्र को मौका है, आजादी ले लो। तो मैं आप सभी मेरे मूल निवासी भाइयों तथा बहनों को कहना चाहती हूं कि जब तक हमारे पास ऐसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वामन मेश्राम साहब है, तब तक आप सभी को कहना चाहती हूँ आप लोग भी आजादी ले लो। नहीं तो हमको जल्दी आज़ादी अगर चाहिए तो वामन मेश्राम साहब हमको जैसा मार्गदर्शन करते हैं वैसा करेंगे। आप लोगों ने मेरी वाणी को आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।